ये टॉपिक जो है वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th का इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड wavelength. Already we now discuss the effect on frequency and wavelength of light as it goes from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जाता है. कंसीडर, अगर आप ऐसा कंसीडर करते हो कि a source of light is at rest in one medium and the observer at rest in another medium. तो let there be no relative motion between the two media such as the geometry of source. क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि सपोज अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स टू वेव फ्रंट सेपरेटेड बाय टाइम पीरियड टी. दो, अगर एक वेव फ्रंट ये है, दूसरा वेव फ्रंट ये है, ठीक है, और दोनों के बीच की सेपरेशन है टाइम पीरियड टी की सेपरेशन है. कैपिटल टी से मैं लिख देता हूँ कि दोनों के बीच की टाइम पीरियड की सेपरेशन टी है और फ्रीक्वेंसी जो है उसका एफ है. तो आपको तो पता है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/t लिखोगे. और इसी को यहाँ पे मैं अब लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या करना है. यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो. सपोज a source of light emits two wave fronts और जिसकी सेपरेशन मैंने बताया है कि सेपरेटेड बाय टाइम. कितने टाइम से? टी टाइम से. तो ये टी टाइम से इसको हमने सेपरेट कर रखा है, ठीक है. अगर आपने टी टाइम से इसको सेपरेट किया हुआ है, सिंस फ्रीक्वेंसी एफ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोर्स, characteristics of the source. तो ऐसे हाल में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था F इक्वल टू 1/t, ये तो फॉर्मूला होगा ही और रिमेन्स द सेम. ये फॉर्मूला सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम एज लाइट goes from one medium to another, goes from one medium to another, ठीक है. तो ये इसके लिए होगा. और ये फ्रीक्वेंसी की जो एक तरह की प्रॉपर्टी है कि इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. दूसरा हमारे पास इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, जैसा कि आप देख रहे हो, क्या इसमें कोई इफेक्ट आएगा? क्या देखना है हमें कि इफेक्ट ऑन वेवलेंथ. तो देखिए, एक बात यहाँ पे आपको पता है कि मान लो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसा कि स्पीड ऑफ लाइट दो अलग अलग सोर्सेज के लिए, एक के लिए V1 है और दूसरे के लिए क्या है, V2 है ना.
दो डिफरेंट मीडियम के लिए। एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फॉर वन मीडियम v1, फॉर वन मीडियम इट इज v1 एंड दिस इज फॉर अदर मीडियम, ये दूसरे मीडियम के लिए v2 है। एक मीडियम के लिए v1 और दूसरे मीडियम के लिए क्या है, v2 है। और जो इसमें वेवलेंथ है, एक के लिए वेवलेंथ आप ऐसा ले लो कि यहाँ पे इसके लिए वेवलेंथ दिखा दो आप कि इसका वेवलेंथ λ1 है, और दूसरे का वेवलेंथ आप दिखा दो कि इसका वेवलेंथ जो है वो λ2 है। ठीक है, तो ऐसी हाल में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 1 μ2 इज इक्वल टू, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, μ2 अपॉन μ1 से। ठीक है, ये हो गया आपका μ2 अपॉन μ1 विच इज इक्वल टू v1 बाय v2। इसको v1 बाय v2 भी आप लिख सकते हो। और ऐसे हाल में v1 जो फॉर्मूला यहाँ पे हमें देखना है, v1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, f λ1 अपॉन f λ2। तो ये f फ्रीक्वेंसी, जैसा कि फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो मैंने फ्रीक्वेंसी दोनों को कैंसिल कर देना है, ये हो जाएगा λ1 बाय λ2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अंकुर अपने माइक को ऑफ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। धीरज है, तुषार है, वेरी गुड। और स्क्रीन तो आपको दिख ही रहा है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस केस में कि हेंस द वेवलेंथ इन मीडियम, the wavelength in a medium, ये क्या बतलाता है, वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है। द वेवलेंथ ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव स्पीड, है ना। ये डायरेक्टली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द वेव स्पीड इन इट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो यहां पे वो भी मैं लिख रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मान लिया जाए, अगर आप ऐसा यहां पे देखते हो तो मैं मानता हूं यहां पे कि सपोज कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज v। ठीक है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, वो v है। तो म्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, c अपॉन v। और यहां से आपको साफ देखने में मिल रहा है कि वेवलेंथ, जैसे यहां पे मैंने बताया, वेवलेंथ ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और जैसा कि ये नोट करने वाली बात है, मैंने बता दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट remains
सेम, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। तो म्यू इक्वल टू जो फॉर्मूला आपने सी बाय अपॉन वी का यूज़ किया है वो एफ लेमडा सी अपॉन एफ और लेमडा एम, वेवलेंथ मतलब किसी मीडियम में के लिए लेमडा एम यूज़ किया है, तो लेमडा सी अपॉन लेमडा एम यहाँ पे आप लिख सकते हो। और इस तरह से इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लेमडा एम इक्वल टू लेमडा सी अपॉन म्यू। किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो, अब इसमें से आपको क्लियर है क्या कि अगर आपका ये समझो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा किसी भी मीडियम में, तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगी आपकी उस मीडियम में कम हो जाएगी, लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी कम होगी। और उसी तरह से वाइस वर्सा, क्योंकि वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। ये वेवलेंथ किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके क्या दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि भाई ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम द स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम एंड वाइस वर्सा। हालांकि मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium the smaller is the wavelength of the light in that medium and vice versa। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास जैसे आता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे देखते हैं लाइट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, वो भी देखना है हमें। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने लिया हुआ है, लेकिन उस डायग्राम को मैं दिखाऊंगा उसको भी डिटेल में। और ये आप देख सकते हो सुपर इंटरफेरेंस का एक इमेज यहाँ पे बना कर रखा है, मैंने पहले से ही पेस्ट कर रखा है दिखाने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पे कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स, मतलब टू और मोर देन टू वेव्स जब एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका एक रिजल्टेंट वेव्स, और जिसकी कैलकुलेशन वैल्यू जो होती है उसको बोला जाता है, जो रिजल्टेंट वेव्स जो प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है उसका सुपरपोजिशन। तो बिल्कुल ही एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप इसको समझोगे तो मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। व्हेन टू और मोर वेव्स meet, they interfere and produce a resultant wave whose properties can be calculated
by using the principle of superposition. ठीक है, तो कैसे होता है इसके बारे में तो बात करना ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम को दिखा रखा है, डेफिनेशन आप नोट करते चले जाओ और सुपरपोजिशन के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ वेव्स हैं यहाँ पे, मान लिया जाए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात आप जब कर रहे हो तो उस केस में अगर आपको लिखना है न्यूमेरल फॉर्म में, अगर आपको इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे ये देखना है। अच्छा, मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ, आप नोट कर लो। नोट नहीं किया आपने, नोट कर लो आप। ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए। चलिए, मैंने कर दिया है इसको स्क्रॉल करके, आप नोट कर लो इसको। तो होप सो कि नोट कर चुके होंगे। गुड। चलिए, नेक्स्ट में वेव्स के बारे में जब बात कर रहा हूं मैं, तो देखो आप किस तरह के वेव्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ डायग्राम से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि वेव्स फॉर्म किस तरह से होता है और हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डायग्राम जो कि मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है यहाँ पे, ये है, और इसके ऊपर भी आपने देख रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन देखिए, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ चल रहे हो, जैसे पहला वेव्स ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये पहला वेव है ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा वेव भी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो दोनों वेव्स मिलके यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट, इसका नाम दिया गया रेनफोर्समेंट। यहाँ पे जब ऐड होता है दोनों, तो ये एक बड़ा सा वेव, मतलब ये और ये दोनों की एम्पलीट्यूड ऐड हो जाती है और एक उससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड का एक वेव, रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होता है। लेकिन वही चीज़ अगर उल्टा होता है, जैसे एक वेव इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस तरह के वेव के केस में इसको कंस्ट्रक्टिव वेव बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव वेव। और इस तरह के वेव के केस में इसको डिस्ट्रक्टिव वेव बोला जाता है। वेव को समझना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पे डायग्राम से। एक हमारा कंस्ट्रक्टिव है और दूसरा क्या है हमारा, जी हाँ, डिस्ट्रक्टिव है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, इसमें हर एक अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला जो पहला वाला जो सर्कल बनाया हुआ है, ये पहली वाली जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल में इसकी जो पोजीशन है ये वाली है। देखो इसका वेव्स ये कौन से वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस वाले वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आप ध्यान से, और इसलिए यहाँ पे इसको इस तरह से ये वाली लाइंस के थ्रू दिखाई गया।
ठीक है। दूसरा वाला जो है ये है जिससे बड़े वाले वेव्स को इसको दिखाया गया है और इसलिए इसको नीचे की तरफ लाइंस के थ्रू यहाँ पे आपको लाके दिखाया जा रहा है। और तीसरा वाला जो एक बड़ा सर्कल बनेगा रेड कलर वाला, उसका वेव्स के लिए बताया गया है और जिसके लिए इस रेड वाले को यहाँ से इसको रेड वाले से ज्वाइन करके दिखाया गया। इनफैक्ट इसी सर्कुलर फॉर्म को यहाँ पे वेव वाले फॉर्म को इस सर्कल के माध्यम से हम लोग सर्कल के थ्रू हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ा आगे की तरफ प्रोग्रेसिव वेव बनाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देगा कि क्यों आप, चूँकि वेव्स में जो 11th क्लास के वेव्स में पढ़ा था होगा आपने, वहाँ पे जो इक्वेशंस आपके पास आते थे y = a sin ओमेगा t, वो कुछ इसी फॉर्म में आप स्टडी करते थे, जिसके कारण ये चीज़ आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इसके बाद का टॉपिक है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो वेव्स बन रहे हैं इस पे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें अभी पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पेपर में पूछा जाता है तो इसलिए यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल states that क्या ये स्टेट करता है कि when two or more waves traveling through a medium superimpose one another तो ऐसे केस में क्या होगा, अ न्यू वेव्स is formed which has resultant displacement y at any instant, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे, इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। अब इंडिविजुअल वेव्स में चाहे आप इसको पहला वेव्स y1, दूसरा y2, तीसरा y3 एंड सो ऑन जो भी ले लो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, तो नेचुरल सी बात है। अब आपको जो ये ध्यान रखना है आपको कि ये एक वेक्टर सम है। पहले मैं बता दूं ये क्या है, ये एक वेक्टर सम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, y है, तो आप लिखो y इक्वल टू, ये वेक्टर सम है तो ऊपर वेक्टर का साइन दोगे, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन। और ये जितने भी हैं y1, y2, y3 सब क्या है, सब वेक्टर एडिशन है। और अगर सिर्फ दो वेव्स होता है तो इसी में आप y इक्वल टू दो वेव्स के लिए फॉर टू वेव्स y1 प्लस y2 लिख लो। और अगर 3 वेव्स है तो y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर जितने n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो उसके लिए आप n लिख सकते हो।
In fact, superposition principle holds good for mechanical waves as well as electromagnetic waves, है ना। तो दोनों के लिए ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है दोनों के लिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पे सुपरपोजिशन के कंडीशंस को दिखाया था वो सही है, हालांकि इसके प्रूफ भी हैं, तो प्रूफ को मैं अगली क्लास में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, कल की क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। और वेव्स से रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, तो उसको देखना है। थैंक यू।